Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक मेडिकेशंस। वन बाय वन हम सारे ग्रुप्स को देखेंगे। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है सबसे पहले एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट का मीनिंग ही क्या होता है? जो क्लॉट्स ना बनने दे, मीन्स जो प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके दो एग्जाम्पल है, हिपैरिन सोडियम, वारफरिन सोडियम। इसमें एनोक्सा पैरेंट भी होता है। ठीक है, जो हिपैरिन होता है ये क्या होता है? पेरेंटल रूट से दिया जाता है, और वारफरिन जो होती है ये टैबलेट होती है, ओरली दी जाती है। ठीक है, अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, किन कंडीशंस में ये मेडिसिन देते हैं? मायोकार्डियल इंफेक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, एट्रियल फिब्रिलेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स देखिए, जब भी क्लॉट नहीं फॉर्म होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग, तो हेमरेज हो सकती है, हेमेचूरिया, एपिस्टेप्सिस। एपिस्टेप्सिस मींस नोज में ब्लीडिंग। एकाइमोसिस, एकाइमोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन के नीचे छोटी छोटी, उसमें से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वो रप्चर हो जाती हैं। तो क्या होता है, स्किन में कई बार पर्पलिश मार्क टाइप में बन जाता है, दैट इज एकाइमोसिस। ब्लीडिंग गन्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, हाइपोटेंशन होता है। अब इसमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना होता है? देखो, जब भी सबसे बड़ा इसमें क्या हमें ध्यान देना होता है ब्लीडिंग के लिए। कोई भी पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग ना हो किसी भी तरह से, किसी भी जगह से, तो उसके सारे रूट्स को हमें चेक करना है। यूरिन को चेक करना है, नोज से ब्लीड ना हो, ये सब हमें देखना है। उसके साथ साथ उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करानी है। सबसे पहले APTT यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम, विच इज नॉर्मल क्या होती है उसकी रेंज 30 to 40 सेकेंड। इसके अलावा होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसकी क्या नॉर्मल रेंज होती है? 11 से 12.5 सेकेंड्स। और क्या होता है INR, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, वो कितना होता है? 0.8 से 1.2। तो ये सब हमें चेक कराते रहना होता है, ताकि हमें पता चले कि एंटीकोगुलेंट्स का जो ब्लड में लेवल है वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये किन कंडीशंस में नहीं देनी होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। किन कंडीशंस में होती है? अगर किसी को एक्टिव ब्लीडिंग है किसी भी जगह से तो नहीं देनी होती है। अगर आपकी कम 10 डेज के अंदर सर्जरी हुई है, कोई एब्डोमिनल सर्जरी, पेल्विस एरिया में सर्जरी, तो नहीं देनी होती है। उसके अलावा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उसमें भी नहीं देनी होती है। अब इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप को, वो क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशंस जो होती है थ्रोम्बोलाइटिक्स। ये क्या करते हैं कि एक्टिवेट करता है प्लाज्मिनोजेन को, जो जनरेट करता है प्लाज्मिन। वो एक एंजाइम होता है जो क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? एल्टीप्लेस और रेटिप्लेस। अब इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? इंडिकेशंस है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑक्लूडेड शंट्स और कैथेटर्स, पल्मोनरी एम्बोलाई और इस्चेमिक स्ट्रोक। इन कंडीशंस में देते हैं। इसके भी सेम साइड इफेक्ट्स है, ब्लीडिंग, डिसरिथमियाज और एलर्जिक रिएक्शंस। इसकी सेम नर्सिंग मैनेजमेंट होती है और सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है जैसे हमने पहले देखे उसकी तरह। अब इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट होता है अमीनो कैप्रिकॉइक एसिड। एंटीडोट क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सेस में हो जाए या हमें उसके लिए मेडिकेशन देनी है, उसे एंटीडोट कहते हैं उस मेडिसिन का। अब होते हैं एंटी प्लेटलेट्स। एंटी प्लेटलेट्स ये हमारा थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है। इसमें क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम एस्प्रिन भी कहते हैं, और क्लोपिडोग्रेल। अब इसका एक्शन क्या होता है? एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट मींस प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देता ये। अब ये किस चीज में, किस क्या इंडिकेशंस होते हैं, कहाँ यूज करते हैं? ये मेनली कहाँ? अगर लॉन्ग टर्म कोई यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। किन किन कंडीशंस के कॉम्प्लिकेशंस की मैनेज करने के लिए यूज करते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोरोनरी रीवास्कुलराइजेशन, स्टंट्स और स्ट्रोक के केसेस। अब इसके साइड इफेक्ट्स भी सेम, ब्रूजिंग, हेमाटोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, टेरिस्टूल। ये सब जो अभी तक हमने तीनों ग्रुप्स पढ़े हैं उसमें जो भी मैनेजमेंट होता है वो सेम होता है। हमें INR, PT, APTT ये सब देखना होता है। ब्लीडिंग के लिए देखना होता है पेशेंट को कि कहीं से भी एक्टिव ब्लीडिंग ना हो। सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो अभी मैंने बताए थे। तो इन तीनों क्लासेस में ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ऑब्जर्व करनी है। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। इट इज पॉजिटिव इनोट्रोपिक एंड कार्डियोटोनिक मेडिकेशंस।
इसके एग्जाम्पल क्या है, डोपामिन और डोब्यूटामिन। ये बहुत बार हम ये वाली मेडिसिन सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग्स में यूज होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसे स्टिमुलेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो ये किन कंडीशंस में देते हैं, ये शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट ऑफ एडवांस्ड हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम ड्रग नहीं है कि डेली बेसिस पे इसको दे सकते हैं। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या है, डिसअरिथमियाज, हाइपोटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपरसेंसिटिविटी। तो इन सारों को इसका इसी के हिसाब से नर्सिंग मैनेजमेंट होता है साइड इफेक्ट के हिसाब से। जैसे पेशेंट को हमें डिसअरिथमियाज के लिए देखना है कि उसको ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसके वाइटल्स चेक करने हैं, कहीं पेशेंट हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स को। ये क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये क्या करता है कि जो सोडियम और पोटेशियम पंप है उसको इनहिबिट कर देता है और इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है। उसके वजह से क्या होता है कि जो मसल फाइबर्स हैं कार्डियक की वो ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब इंडिकेशंस क्या है, ये कहाँ यूज होता है, ये इंडिकेशंस क्या है इसकी, ये सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट मेडिकेशन है हार्ट फेलियर की। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक, एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल डिसअरिथमियाज में ये दी जाती है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन जब ये ड्रग दी जाती है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स लिखे हैं ये सारे डिजॉक्सिन के ही साइड इफेक्ट है। जैसे अगर पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रही है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, पर अगर पेशेंट इससे ऊपर की तरफ जाता है तो उसको साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। जैसे जीआई सिम्टम्स आते हैं, नोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर ब्रेडिकार्डिया हो सकती है। पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 60 से कम चली जाती है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती है, पेशेंट को डिप्लोपिया हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, येलो विजन हो सकता है, फोटोफोबिया भी हो सकता है। इसके अलावा हेडेक, फैटिग, वीकनेस और ड्राउजीनेस होता है। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एक तो ये सारे साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ भी लगता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है पेशेंट, इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना है इसके बारे में। प्लस पेशेंट को हाइपोकैलिमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको उसके पोटेशियम लेवल्स भी मेंटेन करके चेक करवा के चलना है। और अगर लग रहा है एडवांस में भी पेशेंट को बोलना है कि उसको पोटेशियम रिच डाइट ही लेनी है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग को देखते हैं। व्हाट इज दैट, इट इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो होते हैं ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन। ठीक है, ये जो डायूरेटिक्स हैं ये मेनली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं, यानी कि बीपी को कंट्रोल करने की दवाइयों में यूज होती है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इज थायजाइड डायूरेटिक, सेकंड इज लूप डायूरेटिक्स। ये क्या करते हैं, सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करता है। थर्ड इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, या फिर इसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और इनहिबिट करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन। लास्ट इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। जब बॉडी में हमें पोटेशियम रखना है उसको नहीं निकलने देते तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन प्रमोट करते हैं और पोटेशियम को रिटेन करते हैं बॉडी में। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जो थायजाइड डायूरेटिक्स है उसका एग्जाम्पल है क्लोरोथायजाइड। लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल होता है फ्रूसिमाइड और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल होता है मैनिटोल और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का एग्जाम्पल होता है स्पाइरोनोलेक्टोन। तो अब जब भी हम पेशेंट को ये डायूरेटिक्स देते हैं तो हमको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है। पेशेंट को पहले से एडवाइस करना है कि ट्राई करना है ये जो मेडिसिन हैं ये दिन में ली जाए, नाइट में नहीं। तो अगर वो लेट नाइट इनको लेता है तो बार बार उनको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा और उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे। ठीक है, इनके साथ साथ उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो चेक होंगे कि पेशेंट कहीं जैसे अगर पोटेशियम स्पेयरिंग में है तो हाइपरकैलिमिया में ना जाए, बाकियों में कहीं हाइपोनेट्रीमिया में ना हो जाए पेशेंट को। तो हमें बार बार उनके या हाइपोकैलिमिया तो नहीं हो रहा है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स उनके चेक कराने हैं। उसके अलावा जैसे फ्रूसिमाइड है, जब भी ये देते हैं तो हमें देखना है कि पेशेंट को एकदम से नहीं चढ़ाना होता है फ्रूसिमाइड, स्लोली 1 to 2 मिनट में आराम से आईवी से देना होता है, नहीं तो पेशेंट की जो होती है हियरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं। सेम वे जब भी आप मैनिटोल देते हो तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है कि जो उसका इंट्राऑक्यूलर जो इसमें क्या होता है आईसीपी डिक्रीज होती है।
पर आईओपी दैट इज इंट्राओकुलर प्रेशर पेशेंट का बढ़ सकता है, तो वो हमको मॉनिटर करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायूरेटिक्स के बारे में। सेम इंडिकेशंस जैसे मैंने पहले ही बताया था, इट इज अ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। सो हम हाइपरटेंशन में देते हैं, फेब्रिल एडिमा में देते हैं, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, एडिमा एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर। मेनली जब भी बॉडी में कहीं पे फ्लूइड रिटेंशन होता है, कहीं भी जमा हो गया, उसको बॉडी से जब निकालना होता है तो हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं इन सारी कंडीशंस में। अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखो, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। ये टर्म्स मैंने अपने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाले चैप्टर में आपको बताए हैं। हाइपोवोलीमिया, बॉडी में फ्लूइड ही कम हो गए, इतने ज्यादा निकल गए। हाइपोटेंशन हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये भी हो सकता है क्योंकि जब भी आप डायूरेटिक्स पेशेंट को देते हो तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट एकदम से बैठा के नहीं देना होता है, मतलब खड़े में नहीं देना है, बैठाना है, प्रॉपरली बैठा के तब उसको देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को चक्कर वगैरह आने के चांसेस होते हैं। प्लस जब भी वो पेशेंट शिफ्ट करे, उठे, तो प्रॉपर करवट वगैरह लेके उठे, आराम से बैठे, क्योंकि उसको चक्कर आ सकते हैं, पहले से इन्फॉर्म करना है। फोटो सेंसिटिविटी होती है, तो जब भी वो सन में निकले उसको सनस्क्रीन वगैरह लगाना है। डिहाइड्रेशन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अनीमिया हो सकता है, ओटोटॉक्सिसिटी होती है डायूरेटिक्स से, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेजिक से एकदम से तेज से दिया फ्लुक्सीमाइड तो हो सकती है ओटोटॉक्सिसिटी। डेफनेस भी हो सकती है, थायमिन डेफिशिएंसी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, पल्मोनरी एडिमा। अगर फ्लूइड रिपीटली शिफ्ट होते हैं, एकदम से शिफ्ट होते हैं, तो पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स अब है पेरिफेरली एक्टिंग अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो इसके एग्जांपल्स है डॉक्साजोसिन और प्राजोसिन। अब ये करता क्या है? ये क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट। इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन, तो उससे क्या होता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है और बीपी डिक्रीज हो जाता है। ये भी एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो इसके इंडिकेशन सेम हाइपरटेंशन या फिर मेंटेन करना है हमें रीनल ब्लड फ्लो। अब साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो सकता है, एडीमा, वेट गेन। जब भी एडीमा होगा, रिटेंशन होगा, तो वेट गेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस और ड्राउजीनेस, नेजल कंजेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारी एंटी हाइपरटेंसिव है। सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक दैट इज एड्रीजेनिक ब्लॉकर्स। ये क्या है? क्लोनिडाइन और मिथाइल-डोपा। ये भी एक मिथाइल-डोपा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, कई बार पूछते हैं कौन से उसमें आते हैं। इट्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन को रोकता है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली बीपी डिक्रीज हो जाता है। इसका भी इंडिकेशन सेम हाइपरटेंशन में दिया जाता है और सेम साइड इफेक्ट्स हैं जो भी हमने पहले देखे थे। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जब भी बीपी हमें कम करना है तो क्या करेंगे, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो सकता है इसका साइड इफेक्ट। एडिमा, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और डिप्रेशन। तो इन सारी जब भी हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट्स के वाइटल्स बहुत ध्यान से चेक करने होते हैं कि वो ऊपर नीचे ना चला जाए, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में ना हो, हाइपरटेंशन में ना चले, हाइपर से एकदम से हाइपो में ना चला जाए, कम ना हो जाए उसका बीपी नॉर्मल रेंज से भी। अब नेक्स्ट क्या है, ACE इनहिबिटर दैट इज कैप्टोप्रिल और ARB दैट इज टेल्मिसार्टन। ये दोनों आपने सुनी होगी, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ये दी जाती है ज्यादातर पेशेंट्स को। तो ACE इनहिबिटर क्या करता है, ये भी वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने से ब्लॉक करता है, जो हमारे बीपी को मेंटेन करता है। देख ARB क्या करता है, ये भी पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन को रोकता है और सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करता है बाय बाइंडिंग एंजियोटेंसिन 2 टू टाइप 1A2 रिसेप्टर्स में। सेम इसके इंडिकेशंस हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, परसिस्टेंट ड्राई कफ। ये किसका साइड इफेक्ट होता है, ACE इनहिबिटर्स का। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा बार बार कफ होती रहती है, ड्राई कफ, तो उसका ये रीजन होता है जैसे ही आप थोड़े दिन में इस मेडिसिन को लेना बंद करोगे तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप चली जाती है। हाइपोटेंशन, हाइपरकैलीमिया, टैकीकार्डिया, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, ब्रूजिंग, टैकी, ब्लीडिंग और डिमिनिश्ड टेस्ट। डिमिनिश्ड टेस्ट भी ACE इनहिबिटर का होता है। पर जब भी ACE इनहिबिटर, ये जो कैटोप्रिल मेडिसिन देते हैं, इसको
खाने से 20 to 60 मिनट्स पहले दिया जाती है ये मेडिसिन, बिफोर मील, ये हमें ध्यान रखना होता है इसमें। नेक्स्ट इज एंटी एंजाइनल मेडिसिन, ये सबने सुना होगा। जो एंजाइना पेन होता है, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं सीवियर चेस्ट पेन के साथ, दैट पेन इज कॉल्ड एंजाइना। तो एंजाइना पेन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है? इट इज आइसोसोर्बाइट, डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सी, जैसे हम उसका जो ब्रांड नेम सॉर्बिट्रेट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो सॉर्बिट्रेट क्या है? एंटी एंजाइनल मेडिसिन है। सबसे पहले ये क्या करता है? ये वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो प्री लोड और आफ्टर लोड है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे मायोकार्डियम है उसमें इस्कीमिया नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाती है, और जो पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, उसकी वजह से, इस्कीमिया की वजह से वो कम हो जाता है। तो इसको देते कैसे हैं सॉर्बिट्रेट का? इसको हमेशा सबलिंगुअली देते हैं इस मेडिसिन को। सबलिंगुअली मतलब इसको च्यू नहीं करना, पानी से नहीं लेना होता, इसको टंग के नीचे रखना होता है, और जब तक रखना पूरा, जब तक ये पूरी खत्म डिजॉल्व ना हो जाए, जब तक इसको वो करना होता है। ऐसा नहीं बस एक बार रखी और उसके बाद खा गए, नहीं, इसको च्यू नहीं करना है, बिल्कुल टंग के नीचे ही रखना होता है। और इसकी डोसेज क्या होती है? जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे पेन हुआ, पेशेंट को 8 टैबलेट दे दी, 8 टैबलेट में नहीं आराम हो रहा है, 5 मिनट्स के बाद आपने उसके वाइटल स्टेबल चेक किए, पेशेंट स्टेबल है, स्पेशली बीपी, तो उसके बाद 8 डोज और रिपीट करेंगे। ऐसे हम 3 डोसेज रिपीट कर सकते हैं हॉस्पिटल में, बट हर बार आपको देने से पहले बीपी पेशेंट का चेक करना है कि बीपी स्टेबल हो इस पेन के लिए, ठीक है। इंडिकेशन एंजाइना ही है। तो साइड इफेक्ट्स क्या करेंगे हम? हेडेक हो सकता है, अगर पेशेंट को हेडेक होता है तो पीसीएम इसके साथ दे सकते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, तो कभी भी ये जो मेडिसिन देनी होती है पेशेंट को खड़े खड़े नहीं देनी होती है, लो बैठ खड़े हो इस दवाई को ले लो, नहीं, इसको प्रॉपरली बिठा के देनी होती है पेशेंट को, नहीं तो डिजीनेस हो सकता है, फेंट भी हो सकता है पेशेंट, इससे फ्लशिंग हो सकती है, पेलर, ड्राई माउथ और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है इस मेडिसिन से। अब नेक्स्ट है बीटा एड्रिजेनिक ब्लॉकर्स, दैट इज एटिनोलॉल और मेटाप्रोलोल। ये क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्स रोकते हैं बीटा एड्रिजेनिक के रिस्पॉन्स को, जो स्टिमुलेट करता है, एंड एड्रिजेनिक स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स को ब्लॉक करते हैं। उससे क्या होता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। अब ये भी किन में देते हैं? एंजाइना में, डिसअरिथमियाज में, हाइपरटेंशन, माइग्रेन हेडेक और प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड ग्लूकोमा में भी ये मेडिसिन दी जाती है। ग्लूकोमा इज अ आई डिसऑर्डर। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? वाइटल्स चेक करने हैं। ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डिजीनेस, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल भी बढ़ सकता है कई बार स्ट्रेस वाली कंडीशन से, हाइपरग्लाइसीमिया, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको चेक करना है उसमें। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसका एग्जांपल है एम्लोडिपिन। सबसे ज्यादा जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है, इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज एम्लोडिपिन। डिक्रीज करती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और जो वर्कलोड होता है हार्ट का, उसकी वजह से क्या होता है? जो नीड है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। जब वर्कलोड ज्यादा नहीं होगा तो हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी जो ऑक्सीजन लेने की नीड है वो भी कम हो जाती है। अब ये क्या इंडिकेशन है इस मेडिसिन को? एंजाइना में देते हैं, डिसअरिथमियाज में और हाइपरटेंशन। साइड इफेक्ट्स क्या है? ब्रेडिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, हेडेक, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फटीग, पेरिफेरल एडीमा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, फ्लशिंग ऑफ द स्किन, और लीवर और किडनी फंक्शंस में चेंजेस भी आ सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट सेम, वाइटल्स देखने हैं पेशेंट के, अगर उसको हेडेक वगैरह है उसका मैनेजमेंट करना है, उसको एडीमा तो नहीं हो रहा है कहीं पे वो चेक करना है, अगर उसके लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट हमें कराने हैं कि उनमें कोई चेंजेस तो नहीं है इस मेडिसिन की वजह से। नेक्स्ट इज पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स, दैट इज निफेडिपिन और डिल्टिज्म। अब ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस को, ठीक है, बाय एक्सर्टिंग डायरेक्ट एक्शन ऑन द आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। ये डिक्रीज कर देते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस, जब हम वो किस पे डायरेक्टली एक्शन किस पे करते हैं? आर्टरीज पे और वेन्स पे। तो ये मेन इंडिकेशन इनको किस में देते हैं? रेनॉल्ड डिसीज में देते हैं। डिसीजेज ना मैं अभी बाद में आपको पढ़ाऊंगी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस,
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, फ्लशिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। इनमें ज़्यादातर ये जितनी भी मेडिसिन हैं इनके ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स कॉमन है, कुछ कुछ डिफरेंट है, उन पे बस हमें ध्यान देना है। बाकी नर्सेस को इनको क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट्स के वाइटल्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्टिंग आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन और हाइड्रालाजिन। अब इसके मेन वैसोडाइलेटर का क्या करता है, वैसोडाइलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल्स को, ब्लड वेसल्स की, और मेनली आर्टरीज को, और वैसोडाइलेशन कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, बीपी कम हो जाता है, ठीक है। मेन फंक्शन यही होता है इसका। इंडिकेशंस क्या है, मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन में देते हैं इसको, और एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में इसका यूज करते हैं। नाउ साइड इफेक्ट्स, हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, डिजीनेस, नेजल कंजेशन, सेम साइड इफेक्ट्स हैं जो भी अभी तक हम हाइपरटेंसिव मेडिसिन, जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन, दैट इज फिनोटाइन और एटेनोलॉन। अब इसमें क्या होता है, ये सप्रेस करता है डिसरिथमियास को, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग एबनॉर्मल पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू द हार्ट। जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है उसका एबनॉर्मल पाथवे को रोक के। अब इसमें क्या होते हैं, ये इसके चार क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं। फर्स्ट इज एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन होती हैं, जो वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, जो क्लास 2 वाली होती हैं, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 3 जो होती हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, और क्लास 4 जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नाउ द साइड इफेक्ट्स, हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब। नेक्स्ट is adrenergic agonist, that is dobutamine, dopamine, epinephrine, norepinephrine। ये इमरजेंसी जो ड्रग्स में हम रखते हैं वो सारी। डोब्यूटामिन, अब इन चारों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें डोब्यूटामिन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है मायोकार्डियल फोर्स को और कार्डियक आउटपुट को, तो ये इमरजेंसी में देते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग यूज के लिए नहीं होती है। डोपामिन क्या करता है, बीपी इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये कार्डियक स्टिमुलेशन को इंक्रीज, कार्डियक को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे। और नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट को कार्डियक अरेस्ट के टाइम। तो ये सारी इमरजेंसी मेडिसिन हैं और इमरजेंसी यूज के लिए बनी हुई होती हैं। अब मिसलीनियस, कुछ मिसलीनियस मेडिसिन भी होती हैं जो कार्डियक मेडिसिन के साथ साथ दी जाती हैं। इसमें फर्स्ट इज एंटी लिपिमिक। लिपिमिक मीन्स जब लिपिड्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, यानी कि उनको कम करने के लिए। कौन कौन से लिपिड, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये बढ़ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए एंटीलिपिक मेडिसिन दी जाती हैं। ये क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स हमें होती है। तो इसके एग्जाम्पल है एटोरवास्टिन और रोसुवास्टिन। ये भी बहुत बार हमें मेडिसिन दिखाई जाती हैं कि ये किस चीज़ की है, ये हार्ट की है। हमेशा ज़्यादातर जिन भी पेशेंट्स को कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज होती हैं उनको एंटीलिपिमिक जो ये मेडिसिन हैं साथ साथ दी जाती हैं, या कई बार किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है उनके लिए भी ये हम देते हैं। देन एक मिसलीनियस वैसोडाइलेटर्स भी होते हैं जो यूज करे जाते हैं डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में। इसका एग्जाम्पल है नेसेरिटाइड्स। तो ये सब हमने देखे कार्डियक मेडिसिन से। एक बहुत लंबी लिस्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। किसी के एंटीडोट्स आते हैं, कभी हमें उनकी नॉर्मल रेंजेस पता होनी चाहिए मेडिसिन की। कई होते हैं सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एग्जाम्पल बता दो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मेडिसिन से रिलेटेड आते हैं, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी कार्डियक मेडिसिन यूज आती हैं। तो ये हमारी सब मेडिसिन हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कार्डियक डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी देखना है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ चुके हैं, मेडिसिन भी हो गई हैं। अब नेक्स्ट बचा हमारा पूरा सिस्टम ऑफ डिसीजेस। तो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, हमारे चैनल पे चाहिए CNA नर्सिंग एकेडमी, और प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।